ठीक है। चला दिया। हो गया ना। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमारा पॉलिटी स्पेशल 5 का टेस्ट हुआ और उसमें काफ़ी सारे बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए और उन बच्चों के भी मार्क्स अच्छे थे जिन बच्चों ने कभी पॉलिटी ही नहीं पढ़ी और वो फर्स्ट टाइम किसी एसएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो वेल डन सभी बच्चों को, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत दिखाई दे रही है हम सभी को। कोशिश कीजिएगा कि आपका जो रैंक है वो रैंक 1 या रैंक 2 यानी कि आप अंडर 1 to 10 की रैंक में आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप रैंक आपकी कम आ रही है तो कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो इनकम्प्लीट होगी। साथ ही एमसीक्यू क्वेश्चन करते रहिएगा और बच्चों की डिमांड थी नोट्स के बारे में, तो नोट्स के लिए आप टेंशन ना लीजिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ही राष्ट्रपति का चैप्टर कंप्लीट होगा हम वैसे ही आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। और जिसका भी ट्रिपल सी का जो है एक सर्टिफिकेट माना जाता, एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें रिक्वायरमेंट होती है ट्रिपल सी की, तो जिन बच्चों का ट्रिपल सी नहीं है वो ट्रिपल सी बनवा ले, क्योंकि जो यूपी लेखपाल की वैकेंसीज है उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं सिलेक्शन के, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो बहुत इजी होता है। ठीक है, तो चलिए आज इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं पॉलिटी स्पेशल 5 बैच के। और आज हम पढ़ेंगे इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में। चूँकि हमने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, उसको समझा। हालांकि एक दो बच्चों का डाउट था, वो मैंने हैंड टू हैंड क्लियर कर दिया था। तो आप लोगों के जो भी डाउट है उसमें सेंड कर दीजिएगा, मैं जब भी फ्री होऊंगा आपके लिए आपके जो डाउट है वो सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट प्रोसेस यानी कि हिंदी में बोलेंगे महाभियोग प्रक्रिया। अगर हम बात करें इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में तो हम सब जानते हैं कि हर कोई ना कोई पॉलिटिकल पद के लिए कोई ना कोई एक उसका रिमूवल का या फिर कोई ना कोई उसको हटाने का कोई ना कोई उसका एक प्रोसेस ज़रूर होता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो एक राजनीतिज्ञ पद हो या फिर आपका प्राइवेट पद हो, किसी भी प्रकार का पद हो। हम सब जानते हैं कि हर पद के लिए कोई ना कोई रिमूवल के लिए जो है एक प्रक्रिया होती है और उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। तो उसी तरीके से हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर एक प्रक्रिया चलाई जाती है जिसका नाम है इम्पीचमेंट प्रोसेस। और हम सब जानते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस का जो काम होता है वो होता है राष्ट्रपति को हटाना। लेकिन अगर हम बात करें इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में तो इम्पीचमेंट प्रोसेस की काफ़ी सारी बातें हैं जो हमें समझनी होगी। अब बात ये आती है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो हमने कहाँ से लिया और ये कैसे काम करता है।
तो अगर हम बात करें इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में, तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 61 में है, आर्टिकल 61 में है। और अगर हम बात करें सोर्स के बारे में, तो इसका जो सोर्स है वो यूएसए है, यानी कि ये जो हमने तरीका जो लिया है वो यूएसए से लिया है। अगर हम बात करें बेस के बारे में, क्योंकि अगर हम किसी भी पॉलिटिकल पद का जो भी उसका प्रतिनिधि है, अगर हम उसको रिमूव कर रहे हैं, तो कोई ना कोई उसका रीजन जरूर होता है, बिना किसी रीजन के हम उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। सॉरी। तो अगर हम बात करें महाभियोग प्रक्रिया के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि ये हमारे संविधान के आर्टिकल 61 में है और इसका जो सोर्स है वो यूएसए है। अगर हम बात करें बेस ऑफ रिमूवल के बारे में, बेस ऑफ रिमूवल के बारे में यानी इसके हटाने का कारण के बारे में बात करें, तो इसका एक ही कारण होगा, वो होगा वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का अतिक्रमण, या फिर हम इसको उल्लंघन भी कह सकते हैं। ठीक है। वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो अगर हम बात करें वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि अगर भारत के राष्ट्रपति संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं या फिर संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको हटाया जाता है और उस को हटाने का जो प्रोसेस है वो इज नोन एज इम्पीचमेंट प्रोसेस। लेकिन अगर हम बात करें इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में, तो ये किस तरीके से काम करती है, तो अगर हम बात करें इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में, तो ये जो प्रोसेस है वो है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट बाय पार्लियामेंट, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। हिंदी में बात करें, राष्ट्रपति को संसद के द्वारा अरे तुम नीचे चले जाओ ना, नीचे जा। राष्ट्रपति को संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। तो अगर हम बात करें इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में, तो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट बाय पार्लियामेंट, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है और हम सब जानते हैं कि इसका जो बेस है वो क्या होगा, इसका जो बेस होगा वो होगा वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का अतिक्रमण या फिर संविधान का उल्लंघन। क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी पॉलिटिकल पद के बारे में, चाहे वो पीएम का पद हो, चाहे वो एक गवर्नर का पद हो, चाहे वो न्यायाधीश का पद हो, कोई ना कोई उनका बेस ऑफ रिमूवल जरूर होता है। तो चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में, तो प्रेसिडेंट का जो बेस ऑफ रिमूवल होगा वो होगा वॉयलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का अतिक्रमण या फिर उल्लंघन। अगर हम बात करें क्वेश्चन के बारे में, तो एग्जाम में पूछेगा कि बताइए महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संविधान के किस आर्टिकल में दी गई है, तो इस नोन एज आर्टिकल 61। पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये जो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग, ये हमने कहां से ली है, तो इस नोन एज यूएसए। पूछ लेगा कि राष्ट्रपति को किस
बेस के ऊपर हटाया जा सकता है या किस आधार पर हटाया जाता है, तो इज नोन एज वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का अतिक्रमण या फिर उल्लंघन। अगर हम बात करें राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति को जो हटाया जाता है वो पार्लियामेंट के द्वारा हटाया जाता है, और जो पार्लियामेंट में जो प्रोसेस होता है वो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। हालांकि अगर ऑप्शन में आ जाए कि बताइए इनमें से राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जाता है, तो ऑप्शन में आ जाए पार्लियामेंट यानी कि संसद, दूसरा आ जाए लोकसभा, तीसरा हो जाए राज्यसभा और चौथा आ जाए विधानसभा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा पार्लियामेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम इसको पार्लियामेंट से ही क्यों हटा रहे हैं। पार्लियामेंट का मतलब ये होगा कि इसमें लोकसभा भी होगी और राज्यसभा भी होगी, यानी कि जो हमारा इम्पीचमेंट बिल होगा, जो राष्ट्रपति को हटाने का जो विधेयक होगा, जो बिल होगा, वो हम किसी भी सदन में रख सकते हैं, यानी कि किसी भी हाउस में रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये कॉपी कीजिएगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। इम्पीचमेंट प्रोसेस आर्टिकल 61, हमारे जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संविधान के आर्टिकल 61 में है, और इसका जो सोर्स है, इसका जो स्रोत है, यानी कि ये हमने कहां से लिया है, ये हमने यूएसए से लिया है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। अगर हम बात करें बेस ऑफ रिमूवल के बारे में, हटाने का कारण, अरे हटाने के कारण के बारे में, तो इसका हटाने का जो कारण होगा वो होगा वॉयलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का अतिक्रमण। अगर हम बात करें इसको कैसे हटाया जाता है, तो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट बाय पार्लियामेंट, राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जाता है, और संसद के द्वारा यानी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। अगर पूछ ली जाए कि राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, तो इज नोन एज आर्टिकल 61 यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस। और पूछ ले कि किसके द्वारा हटाया जाता है, तो वो पार्लियामेंट के द्वारा हटाया जाता है। तो यहां पे दोनों लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इम्पीचमेंट के बारे में, यानी कि इम्पीचमेंट बिल के बारे में, यानी कि महाभियोग विधेयक के बारे में। अगर हम बात करें राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो हम किसी भी सदन में महाभियोग का जो है विधेयक ला सकते हैं, और वो जो हाउस होगा वो लोकसभा भी हो सकता है, और वो हाउस राज्यसभा भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कैन बी इंट्रोड्यूस by any house, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, अगर हम बात करें महाभियोग प्रक्रिया के बारे में या फिर महाभियोग बिल के बारे में, तो हम इसको किसी भी सदन से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। यहां किसी भी पर्टिकुलर एक सदन को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। आप ये कहना चाहते हैं कि हमें लोकसभा से स्टार्ट करनी है और राज्यसभा का कोई रोल नहीं होगा, तो ये गलत होगा। अगर हमें राष्ट्रपति को हटाने के लिए अगर हम इम्पीचमेंट बिल लाते हैं, यानी कि जो हमारी सरकार है, अगर सरकार को ये महसूस होता है कि राष्ट्रपति जो कि संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं या फिर संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो सरकार के द्वारा एक पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट बिल लाया जाता है, और वो संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो इसलिए मैंने लिखा कैन बी इंट्रोड्यूस बाय कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस, चाहे वो आपका लोकसभा हो और चाहे वो आपका राज्यसभा हो। ठीक है, लेकिन अब इसको लाने का क्या तरीका होगा उसको थोड़ा सा देखना, कट तो नहीं रहा है। अब इसको लाने का तरीका क्या होगा थोड़ा सा ध्यान में समझेंगे। सपोज दैट मैंने माना कि मैं इस बिल को राज्यसभा में लेकर आया। कहां पे लेकर आया? राज्यसभा में। तो जब मैं राज्यसभा में लेके आऊंगा तो सबसे पहले मुझे इनिशिएट करना पड़ेगा, एक वहां पे पहल करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं किसी भी सदन में लेके आऊंगा तो वहां पे ये नहीं है कि मैं इम्पीचमेंट प्रोसेस को, इम्पीचमेंट जो बिल है हमारा, जो हमारा महाभियोग का विधेयक है, वो ऐसे ही लेकर के चला जाऊंगा। नहीं,
अगर हम राज्यसभा से शुरुआत करना चाहते हैं तो राज्यसभा में 1/4 मेजोरिटी ऑफ मेजोरिटी मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर। अगर हम बात करें 1/4 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर, यानी कि जो हमारे सदन में यानी राज्यसभा में जो 1/4 यानी कि 25%, ठीक है, 1/4 सदस्यों के द्वारा वहां पे उस बिल पर क्या किए जाएंगे, सिग्नेचर किए जाएंगे। यानी कि ये एक यहां पे पहल हो गई, यानी कि यहां पे एक इनिशिएट हो गया, यानी कि राज्यसभा से पहल हो गई। और जब राज्यसभा से पहल करेंगे तो राज्यसभा का जो भी हाउस हेड ऑफ हाउस होगा, हेड ऑफ हाउस होगा, कौन होगा राज्यसभा का हेड ऑफ हाउस, चेयरमैन, ठीक है। तो वो इसकी सूचना किसको देंगे, वो इसकी सूचना हमारे राष्ट्रपति को देंगे। हालांकि राष्ट्रपति को जो सूचना है वो एक ही दिन यानी कि उसी दिन मिल जाती है, लेकिन इसके लिए एक ड्यूरेशन रखी गई है कि जिस भी सदन में हम बिल को सिग्नेचर के लिए रख रहे हैं, यानी कि जिस सदन से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं महाभियोग विधेयक के लिए, उसका जो भी हेड ऑफ हाउस होगा, यानी कि उस सदन का जो हेड होगा वो इसकी सूचना किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। और ये जो सूचना होती है ये 14 डेज यानी कि विद इन 14 डेज यानी कि 14 दिनों के भीतर भीतर राष्ट्रपति को दे देनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आपने क्या समझा, अभी आपने समझा कि इम्पीचमेंट जो बिल है वो किसी भी सदन में ला सकते हैं, यानी कि कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस, ठीक है, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आप ऐसा लिख लीजिए थोड़ा और अच्छा लगेगा, इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में कितने हाउस है, 2 हाउस है, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। अब मान लीजिएगा आपने शुरुआत की कि हमने राज्यसभा में लाना है, तो राज्यसभा में सबसे पहले आपको 1/4 मेजोरिटी से यानी कि 1/4 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर यानी कि कुल सदस्यों का 1/4 सदस्य अगर उस बिल पे सिग्नेचर करेंगे तो उस सदन में इम्पीचमेंट प्रोसेस की क्या हो जाती है, एक पहल हो जाती है, एक इनिशिएट हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, यदि उस सदन में जहां पे इन्होंने पहल की अगर वहां पे 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर से अगर ये बिल क्या हो जाए, पास हो जाए, तो देन एक सदन से हमें पूरी तरीके से परमिशन मिल जाती है इम्पीचमेंट प्रोसेस को आगे पहुंचाने के लिए। फिर ये जो बिल होगा फिर ये कहां पे जाएगा, लोकसभा में जाएगा, क्योंकि हमें इस बिल को दोनों ही जगह इंट्रोड्यूस कराना होता है। अगर हम राज्यसभा में पहल कर रहे हैं तो लोकसभा जाएगा, और अगर हम लोकसभा में पहल कर रहे हैं तो राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है शायद स्पेस कम पड़ गया। आप एक काम कीजिएगा, आप इतना एक बार कॉपी कर लीजिए, इतना जो मैं बता रहा हूँ इतना कॉपी कर लीजिएगा, इसके बाद मैं भी दोबारा से समझा रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड छोटा रह गया, ठीक है। कॉपी कीजिए फटाफट से। और एक बात ध्यान रखेंगे कि इनको ध्यान पूर्वक समझेंगे, और चूंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हाँ, अभी बच्चों के कल मैसेज पड़े थे, तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे पॉलिटी स्पेशल जो 6 है वो आपका अक्टूबर में लॉन्च होगा, ठीक है। वो भी यही बैच होगा, इसी लेवल का ही बैच होगा। और जो हमारे हिस्ट्री स्पेशल हैं, स्टैटिक जीके बैचेस हैं, वो सभी के सभी आपके लॉन्च हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपके सभी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई बच्चा केवल नोट्स को पढ़ता ही जा रहा है और उनके ऊपर एमसीक्यू नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी इनकम्प्लीट होगी। चूंकि मैंने एमसीक्यू डलवा दिए हैं,
ठीक है, घटना चक्र ले लीजिएगा। घटना चक्र नहीं है किसी के पास तो हम उसको पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि ऊपर के एरिया में तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, तो अब थोड़ा सा इम्पीचमेंट प्रोसेस को मैं दोबारा से स्टार्टिंग से बता दूंगा, ठीक है ना, जिससे कि ये एक पूरा प्रोसेस आपको एक ही बोर्ड पे क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अगर इसमें जितना मैंने पढ़ा दिया है, अगर कोई भी आपका कोई भी, एक सेकंड रुकिएगा, ओए तुम नीचे नहीं जा सकते क्या, आवाज आ रही है यहाँ पे। हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम? तो हम थे इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में, सॉरी इम्पीचमेंट बिल में, है ना। तो देखिएगा, अगर हम बात करें इम्पीचमेंट बिल के बारे में, इम्पीचमेंट बिल, तो जो हमारा महाभियोग का जो विधेयक है, महाभियोग का जो हमारा विधेयक है, हम उसको किसी भी सदन में रख सकते हैं, यानी कि कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट। हम संसद के किसी भी सदन में महाभियोग विधेयक को रख सकते हैं, और वहां पे जो पार्लियामेंट होगा, यानी कि जो वहां पे हाउस होंगे वो दो होंगे, एक होगा लोकसभा और एक राज्यसभा। आपकी मर्जी है, चाहे राज्यसभा में रख लीजिए चाहे लोकसभा में रख लीजिए। अब मान लीजिएगा कि शुरुआत जो की गई वो कहां से की गई, वो शुरुआत जो की गई वो राज्यसभा से की गई। तो अब जब हम राज्यसभा में पहले बिल रखेंगे तो इस बिल पे हमें एक तरीके से जो है एक पहल होनी चाहिए, यानी कि अगर हम बिल को रख रहे हैं तो उसकी एक पहल होनी चाहिए कि हाँ, कम से कम सदन के जो 25% मेंबर है, यानी कि 1/4 मेजोरिटी से उस बिल पे साइन होनी चाहिए, टोटल मेंबर के 1/4, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो फिर उस बिल की जो है पहल उसी सदन से हो जाती है। तो सपोज दैट हमने महाभियोग विधेयक को राज्यसभा में रखा और राज्यसभा में 1/4 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर, यानी कि 1/4 बहुमत से, यानी कि कुल सदस्यों की बहुमत से अगर वहां पे सिग्नेचर हो जाते हैं, यानी कि अगर उस विधेयक पे 1/4 मेंबर कुल सदस्यों का अगर उस बिल पे सिग्नेचर कर दें तो वहां पे एक इनिशिएट हो जाता है इस बिल को, यानी कि ये जो बिल है वो एक इस बिल की एक पहल हो जाती है, यानी कि हमने इस बिल पे रखा, इस बिल को राज्यसभा में रखा तो इस बिल की जो है शुरुआत हो गई। और इस बिल को रखने के लिए 25% जो मेंबर हैं वो एग्री हैं, यानी कि ऐसा समझिएगा कि सपोज दैट मैं राष्ट्रपति हूं और मेरे खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया गया, तो उस बिल को लोकसभा में रखा, सपोज दैट लोकसभा में रखा, तो लोकसभा में 1/4 सदस्यों का उस बिल पे सिग्नेचर होना चाहिए। अगर उस बिल पे सिग्नेचर नहीं है तो फिर वो बिल वहां पे नहीं रखा जाएगा, फिर जो वहां का जो हेड होगा, जिस सदन में रखेंगे उस सदन का जो हेड होगा वो उसको कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर उस बिल पे 1/4 मेंबर, यानी कुल सदस्यों का 1/4 मेंबर सिग्नेचर कर देते हैं तो फिर उस बिल की जो शुरुआत है वो उसी सदन से हो जाती है और फिर उस सदन पे वोटिंग होती है। यानी कहने का मतलब है फिर वही बिल अगर 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर, याद रखिएगा यहाँ पे टोटल मेंबर ही होगा, ठीक है, टोटल मेंबर। काफी सारे बच्चे कहते हैं सर प्रेजेंट मेंबर नहीं होगा, टोटल मेंबर होगा। अगर वहां पे
उस सदन में 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से बिल अगर पास हो जाए तो देन तब इस बिल को कहां पे भेजा जाता है? इस बिल को भेजा जाता है लोकसभा। और ये जो लोकसभा होगा ये एक इन्वेस्टिगेशन हाउस बन जाता है। क्या बन जाता है? इन्वेस्टिगेशन हाउस बन जाता है। यानी कि फिर लोकसभा में उस बिल की जांच की जाती है जो बिल आया है राज्यसभा से, और ये चेक किया जाता है कि राष्ट्रपति के ऊपर जो ये आरोप लगाए गए हैं क्या वो सही हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही हम राज्यसभा में 1/4 मेजोरिटी से यानी टोटल सदस्यों की मेजोरिटी से सिग्नेचर करा लेंगे तो कहीं ना कहीं राज्यसभा से क्या हो गई? पहल हो गई। तो राज्यसभा का जो भी हेड होगा, ठीक है, और राज्यसभा का हेड कौन होता है? हम जानते हैं कि राज्यसभा का जो हेड होता है वो होता है चेयरमैन, यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट इसकी सूचना किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट इसकी सूचना विद इन ए 14 डेज यानी कि 14 दिन के अंतराल में किसको सूचना देंगे? प्रेसिडेंट को सूचना देंगे। ठीक है, हालांकि प्रेसिडेंट को उसी दिन ही पता चल जाती है जिस दिन उनके खिलाफ ये इम्पीचमेंट बिल लाया जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि अभी तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट बिल नहीं लाया गया है। ठीक है, हालांकि अमेरिका में कई बार आया है लेकिन हमारे भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब लोकसभा में बिल पहुंचा। लोकसभा जो हाउस कहलाया जाएगा वो इन्वेस्टिगेशन हाउस कहलाया जाएगा, और जो लोकसभा है वो इसकी जांच करेगा कि ये जो बिल आया है राज्यसभा से पास होकर के, यानी कि अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं आपसे तो इस प्रोसेस का मतलब यह है कि राज्यसभा के 1/4 सदस्यों ने उस पर सिग्नेचर किया, यानी कि उन्होंने ये माना कि राष्ट्रपति ने गलती की, यानी कि संविधान का उल्लंघन किया, और 2/3 मेजोरिटी से वो बिल पास भी हो गया राज्यसभा से। तो यानी कि राज्यसभा से तो कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ राष्ट्रपति ने ऐसा काम किया है, यानी कि वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, यानी कि संविधान का उल्लंघन किया है। देन तब ये जो बिल होगा वो लोकसभा जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों सदनों की जो है सहमति मिलनी चाहिए। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति हेड ऑफ नेशन होता है। ठीक है, अब जिस भी हाउस में जाएगा तो वो हाउस इन्वेस्टिगेशन हाउस कहलाएगा। अगर मान लीजिएगा लोकसभा से हम इनिशिएट करते, लोकसभा से हम रखते, तो फिर ये राज्यसभा जाता और फिर राज्यसभा क्या बन जाता? इन्वेस्टिगेशन हाउस बन जाता। ठीक है, और यहां पे एक क्या बनती है? यहां पे एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनती है। क्या बनती है? इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनती है। और ये जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी होती है इसका जो हेड होता है वो कौन होता है? सीजेआई होता है, यानी कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई होते हैं वो इसके हेड होते हैं। हालांकि अगर सीजेआई नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जज होंगे वो भी हो सकते हैं इसके हेड या फिर मेंबर। ठीक है, अब क्या होगा? अब अगर राष्ट्रपति चाहें तो वो अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं अपनी बात को रखने के लिए, फिर राष्ट्रपति अपनी बात रखते हैं। और अगर यहाँ पे राष्ट्रपति के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए अगर वो गलत पाए जाते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है वो यही रोक दिया जाता है। लेकिन अगर ये बात बिल्कुल सही निकलती है कि राष्ट्रपति ने वॉयलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है, तो देन लोकसभा में भी अगर 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर से अगर क्या हो जाए, ये जो बिल है ये पास हो जाए, तो देन ये प्रक्रिया पूरी मान ली जाती है और राष्ट्रपति को अपने पद से, राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है महाभियोग, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी जुडिशियल। क्या बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को? अगर हम बात करें इस पूरे प्रोसेस को, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? क्वासी जुडिशरी। क्या बोलते हैं? या क्वासी जुडिशियल। ठीक है, यानी कि
हिंदी में बोलेंगे अर्थ न्यायिक प्रक्रिया। अर्थ न्यायिक यानी कि यहाँ पे जो हस्तक्षेप हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का हो रहा है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा था, आई थिंक यूपी ये आपका राजस्थान आरएएस में क्वेश्चन पूछा था कि बताइए महाभियोग की प्रक्रिया किस टाइप की प्रक्रिया है, तो आंसर था वहां पे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया यानी कि क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया, ठीक है। हाँ, एक चीज और मुझे पता है बच्चों के एक डाउट हो रहेगा, बच्चा ये भी पूछेगा कि सर ये 2/3 जो है मेजोरिटी है किस टाइप की है, क्योंकि मेजोरिटी जो होती है यानी कि जो बहुमत होती है वो 3 टाइप की होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मेजोरिटी है वो एक स्पेशल मेजोरिटी है। क्या है? स्पेशल मेजोरिटी है। क्या है? स्पेशल मेजोरिटी। अब चूंकि स्पेशल मेजोरिटी भी अपने आप में टू टाइप्स होती है, लेकिन 2 प्रकार की कौन सी होती है, जब हम मेजोरिटी के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहां पे जानेंगे। अगर हम मेजोरिटी के बारे में बात करें, केवल और केवल मेजोरिटी के बारे में, तो मेजोरिटी होती है 50% प्लस 1 यानी कि 1+2 1/2 प्लस 1, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्रैक्शन के साथ, तो फिर वो मेजोरिटी 2/3 हो या फिर 1/4 हो, ठीक है, इस तरीके से होती है। हालांकि ये मैं आपको समझाऊंगा कि मेजोरिटी क्या होती है। मेजोरिटी को हिंदी में बोलते हैं बहुमत, ठीक है। तो ये आप एक बार कॉपी कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से कॉपी कर लीजिए फटाफट से। बेटा ये तो आज अभी बताऊंगा देख तुझे। पानी कहाँ गया यहाँ से? खाना बन गया? हाँ जी। तो क्लियर हो गया बात, ठीक है। अब मैं इसको एक बार लास्ट बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कोई डाउट बनता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कल भी एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि इतना समझा दे डाउट नहीं बनेगा। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, नालायक बच्चों, एक बात बताओ, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और अगर आप इतनी भी इंग्लिश नहीं समझ पाए ना, तो मेरी आपको एक एडवाइस होगी, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी छोड़ करके किसी स्टेट जो है स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन की तैयारी करें, क्योंकि वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग होता है। और आप सेंट्रल की जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके लिए इंग्लिश कंपलसरी होगी, बिकॉज एसएससी सीजीएल में या सीपीओ एसआई में या फिर बैंकिंग में सभी जगह इंग्लिश है, और हमारी रियल लाइफ में भी इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो ध्यान रखेंगे, कोशिश करें। देखो, मैं चाहूँ तो पॉलिटी इंग्लिश में हिंदी में भी पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, ठीक है। और इंग्लिश में हम बड़े से बड़े वर्ड को छोटे रूप में भी समझ सकते हैं, और आगे फ्यूचर में भी, क्योंकि अब आप खुद सोचिए, अगर आपके जितने भी, अगर आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, तो आप उनको इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ाएंगे, हिंदी मीडियम में थोड़ी ना पढ़ाएंगे, है ना। तो फिर जब आप खुद भी जानते हैं कि हम हिंदी मीडियम के हैं लेकिन हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो आप अभी से ही क्यों नहीं शुरुआत करते। और कहते हैं ना कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है, और इंग्लिश लैंग्वेज जो कि हिंदी से काफ़ी इजी लैंग्वेज है, बस ये हमारे मन में एक वहम बना हुआ है कि हम इंग्लिश नहीं सीख सकते, ठीक है। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे ग्रामीण लेवल के बच्चे हैं जो इंग्लिश में भी यहाँ पे पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। हालांकि मैं कुछ भी चीज़ टोटली इंग्लिश में नहीं बोलता हूँ, मैं हिंदी में भी उसको समझाते हुए चलता हूँ। लेकिन कोशिश ये करें कि इंग्लिश में लिखे, थोड़ा सा इंग्लिश में समझे। हिंदी में तो आप कोई भी पढ़ सकते हो, है ना। आपको मैं बुक बता दूंगा, आप बुक वहाँ से पढ़ लीजिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जितना भी प्रोसेस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। इम्पीचमेंट प्रोसेस किस तरीके से फॉलो होता है, किसी भी तरीके से यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
अगर हम बात करें इम्पीचमेंट बिल के बारे में तो ये किसी भी सदन में रख सकते हैं, यानी कि कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले हमने बात करी राज्यसभा की। अगर हमने राज्यसभा में रखा तो वहां पे 1/4 बहुमत से, यानी कि कुल सदस्यों के बहुमत से वहां पे सिग्नेचर होने चाहिए। और अगर सिग्नेचर हो जाते हैं तो उस सदन से महाभियोग विधेयक की क्या हो जाती है, एक पहल हो जाती है, एक ये इनिशिएट हो जाता है, एक वहां से शुरुआत हो जाती है। फिर उस बिल पे वोटिंग होती है और अगर 2/3 मेजोरिटी से, यानी कि टोटल सदस्यों की 2/3 मेजोरिटी से अगर वो बिल पास हो जाता है तो देन तब उस बिल को आगे भेज दिया जाता है। और जो भी सदन बनता है, अगला सदन, वो एक इन्वेस्टिगेशन हाउस कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि पूछ लिया जाएगा कि बताइए लोकसभा में अगर बिल को इनिशिएट किया तो बताइए इन्वेस्टिगेशन हाउस कौन सा होगा, तो इस नोन एज राज्यसभा। और अगर पूछ ले कि राज्यसभा में हमने किसी बिल को इनिशिएट किया, यानी कि लाइक इम्पीचमेंट प्रोसेस, यानी कि इम्पीचमेंट बिल को हमने रखा, तो फिर हमारा इन्वेस्टिगेशन हाउस कौन होगा, तो वो होगा लोकसभा। ठीक है, तो अब लोकसभा को इन्वेस्टिगेशन हाउस बना दिया जाता है और इसका काम होता है कि जो राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाए गए उनकी जांच करना। तो वहां पे एक कमेटी बनाई जाती है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी, और उसका जो हेड होता है वो हमारे सीजीआई होता है। हालांकि यहाँ पे कुछ अन्य जज भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये जांच करते हैं इस चीज की कि क्या वाकई में राष्ट्रपति ने वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है या नहीं किया है। वहां पे फिर राष्ट्रपति भी अपनी बात रखते हैं। देन उसके बाद अगर वो बातें जो राष्ट्रपति के ऊपर आरोप में लगाई गई अगर वो फेक निकलती है, वो झूठी निकलती है, तो देन ये प्रक्रिया यहीं रोक दी जाती है और सब कुछ कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया, अगर ये बात सही निकलती है कि वाकई में संविधान का उल्लंघन हुआ है राष्ट्रपति से, तो देन वहां पे लोकसभा में फिर से वोटिंग की जाती है। और अगर वहां पे सदन में 2/3 मेजोरिटी से, अगर यानी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर वहां पे भी बिल पास हो जाए लोकसभा में, तो फिर क्या होगा आप सब लोग जानते ही हैं, राष्ट्रपति जी को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिएगा यहाँ पे ये बिल पास नहीं होता है तो देन ये प्रक्रिया यहीं रोक दी जाती है। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता होगा कि इम्पीचमेंट बिल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, और ये भी लिख लेगा नोट करके कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है। और नेक्स्ट लिखेंगे कि महाभियोग बिल संविधान के अकॉर्डिंग केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए रखा जाता है, केवल और केवल। यानी कि अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो इम्पीचमेंट जो होगा, ये जो इम्पीचमेंट वर्ड है ये राष्ट्रपति के लिए है। और एक बात करें न्यायाधीश के बारे में, यानी कि जो हमारे जजेस होते हैं उनके लिए रिमूवल वर्ड का यूज किया गया है। चूंकि जब हम पढ़ेंगे आगे फॉरेन सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भी हमने संविधान के जो अलग अलग जो स्रोत उठाए हैं, यानी कि हमने बाहर के संविधान से जो जो चीजें ली हैं, जब हम उस चीज को पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको ये चीजें समझा दूंगा। ठीक है, देखिएगा, हालांकि अगर हम बात करें तो यहाँ पे फालतू के अननेसेसरी क्वेश्चन भी काफी सारे बच्चे निकालते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन निकलता है कि सर बताइए राष्ट्रपति को पहले दिन ही इसकी सूचना मिल जाती है, इसका क्या प्रूफ है। दूसरा कि बताइए सर ये 14 दिन का समय ही क्यों रखा गया है, 15 दिन का समय क्यों नहीं है। तीसरा नेसेसरी क्वेश्चन कि सर बताइए आप इसको किसी भी सदन में क्यों रख सकते हैं, किसी एक सदन में फिक्स क्यों नहीं किया गया। ठीक है, चौथा कि ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों है। पांचवा कि यहाँ पे हाई कोर्ट का जो है हस्तक्षेप क्यों नहीं है, हाई कोर्ट यहाँ पे क्यों नहीं है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये एक अननेसेसरी है, ये बेवकूफ पंथी वाले क्वेश्चन है। तो कोई भी इस टाइप के कमेंट ना करे बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते। हालांकि अगर मैं पॉलिटी के बारे में बात करूं तो पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जो आज तक भी किसी भी टीचर को कंप्लीट नहीं आता है। उसमें चाहे मैं हूं या कोई भी टीचर है या आप लोग हैं, आप पॉलिटी कोई भी व्यक्ति पूरी नहीं सीख पाया है। लेकिन हमें पॉलिटी को इस तरीके से सीखना है कि हमारे एग्जामिनेशन में पॉलिटी वो लगे और हमारा एक एग्जाम क्रैक हो। आप
चाहते हैं कि पॉलिटी में महारथी करना, तो फिर आपको पॉलिटी में ही पढ़ाई करनी होगी, पॉलिटी में ही मास्टर डिग्रियां लेनी होगी, तब जाकर के कहीं नहीं आपको पता चलेगा, ठीक है, कि पॉलिटी में क्या होता है। अब चूंकि इसकी जो क्लास है वो 300 घंटे की भी हो सकती है और इसकी क्लास 150 घंटे की भी होती है, तो हमें वो 300 घंटे वाली क्लास नहीं करनी है, क्योंकि हमारा पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एक ऑथेंटिक क्वेश्चन आएंगे, जो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे सभी चीजें करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, यानी कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट। हालांकि अगर हम बात करें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, तो हर पॉलिटिकल पद के लिए, चाहे वो हमारे गवर्नर हो, चाहे हमारे राष्ट्रपति हो, चाहे हमारे पीएम हो यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, और चाहे आपके स्टेट के सीएम हो, चाहे वो आपके सीजेआई हो, चाहे वो अटॉर्नी जनरल हो, एडवोकेट जनरल हो, आपके सीजेआई हो, सीनियर जज हो, सबकी कुछ ना कुछ पावर्स होती हैं। लेकिन पॉलिटी के सेक्शन में पावर्स के ऊपर किन किन पॉलिटिकल पद पे क्वेश्चन बनते हैं, हम केवल और केवल वो ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। चूंकि जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करते चलेंगे वैसे वैसे हम उनकी पावर्स को भी कंप्लीट करते चलेंगे। तो हेडिंग डालेंगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियां। तो हेडिंग होगी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां। हालांकि अगर बात करें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, तो हम सब जानते हैं इनकी कई टाइप की शक्तियां होती हैं, जिसमें पहली शक्ति होगी एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरी होगी लेजिस्लेटिव पावर, तीसरी होगी जुडिशियल पावर, चौथी होगी आपकी फाइनेंशियल पावर, नेक्स्ट होगी आपकी डिप्लोमेटिक पावर, नेक्स्ट होगी आपकी मिलिट्री पावर, और लास्ट होगी आपकी इमरजेंसी पावर। इस तरीके से हमें चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनकी पावर कौन कौन सी है, उनको एक डिटेल में लिख लेते हैं, फिर एक एक पावर को हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहली पावर होती है यानी कि नंबर 1 एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको कार्यपालिका शक्ति। दूसरी होती है आपकी लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको विधायी शक्ति। तीसरी हमारी होगी जुडिशरी पावर, यानी कि न्यायिक शक्ति। चौथी आपकी होगी फाइनेंशियल पावर। एक सेकंड रुकिएगा, इसको इतना कॉपी कीजिए फटाफट से। फाइनेंशियल पावर यानी कि वित्तीय शक्ति। पांचवी आपकी होगी डिप्लोमेटिक पावर, यानी कि कूट नीतिज्ञ शक्ति।
नेक्स्ट आपकी होगी मिलिट्री पावर, यानी कि सैन्य शक्ति, और लास्ट होगी आपकी इमरजेंसी पावर, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको आपातकालीन शक्ति। ठीक है, तो ये हमारी 7 टाइप की राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं। इसको एक बार देख लीजिएगा फटाफट से। कितना टाइम हो गया? पूरा स्क्रीन पर आ रहा है ना ये? ठीक है ठीक है, मैं कुछ खिलवा पिलवा दे, भूख लग रही है बड़ी तेज, खाना करवा दे मेरा। हाँ जी, तो चलिए देखते हैं इनको एक बार। एक काम करना, ये ना जितने ना नोट्स ये डलवा दियो, अभी नहीं, ये राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा ना फिर डलवा देंगे, है ना। चलो, अगर हम बात करें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति की जो पहली पावर होती है वो होती है एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि कार्यपालिका शक्ति। और इस कार्यपालिका की शक्ति में क्या क्या चीजें होती हैं वो हम पढ़ेंगे आगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी पावर होती है लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि विधायी शक्ति, और इस शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति क्या क्या काम कर सकता है वो भी हम पढ़ेंगे। जुडिशरी पावर, यानी कि न्यायिक शक्ति, यानी कि न्यायालयों के मामले में राष्ट्रपति के पास क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या पावर्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी होगी फाइनेंशियल पावर, यानी कि वित्तीय शक्ति, क्या क्या वित्तीय शक्ति होंगी, क्या क्या फाइनेंस के मैटर में होगी, वो हम सभी पढ़ेंगे। डिप्लोमेटिक पावर, यानी कि कूटनीतिज्ञ शक्ति, मिलिट्री पावर, यानी कि सैन्य शक्ति, और लास्ट बची इमरजेंसी पावर, यानी कि आपातकालीन शक्ति। और ये 7 टाइप की शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास। हालांकि इसके पास एक स्वयं विवेकी पावर भी होती है जो कि हम बाद में डिस्कशन करेंगे, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पूछी जाती है। तो हम यहाँ पे वही चीज़ों को डिस्कशन करेंगे जो कि आपके पीसीएस लेवल में पूछी जाती है, और इसके लिए आपको कोई अदर से कंटेंट नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें गवर्नर के बारे में, चूंकि हम आगे पढ़ के एक टॉपिक आगे पढ़ के एक हम टॉपिक भी पढ़ेंगे गवर्नर, गवर्नर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राज्यपाल। ठीक है, चूंकि राज्यपाल के पास भी कुछ पावर्स होती हैं, और जो पावर होती हैं वही पावर्स मैंने इसमें भी लिख दी है, तो हम साथ ही साथ गवर्नर की पावर का भी कंपैरिजन करते चलेंगे। यानी कि अगर हम बात करें गवर्नर के बारे में, तो एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशरी पावर और फाइनेंशियल पावर, ये तीनों टाइप की जो पावर होती है ये हमारी गवर्नर के पास भी होती है, राज्यपाल के पास भी होती है। लेकिन राष्ट्रपति के पास ऐसी 3 पावर है जो कि गवर्नर के पास नहीं होती है, जिसमें पहली पावर है डिप्लोमेटिक पावर, यानी कि कूटनीतिज्ञ शक्ति, दूसरी है मिलिट्री पावर, यानी कि सैन्य शक्ति, और तीसरी है इमरजेंसी पावर, यानी कि आपातकालीन शक्ति। और हम सब जानते हैं कि पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि बताइए इनमें से गवर्नर की यानी कि राज्यपाल की शक्ति कौन सी नहीं है, तो देन आपको ऑप्शन दे देगा, और वहां पे आपको एक ऑप्शन मिल सकता है सैन्य शक्ति या आपातकालीन शक्ति या फिर कूटनीतिज्ञ शक्ति। तो वहां पे आपका आंसर होगा कूटनीतिज्ञ शक्ति। अगर कूटनीतिज्ञ आंसर हुआ मतलब ऑप्शन में हुआ, बिकॉज
गवर्नर के बारे में बात करें तो गवर्नर के पास कूटनीतिज्ञ शक्ति, सैन्य पावर यानी कि मिलिट्री पावर, या फिर आपकी आपातकालीन शक्ति नहीं होती है। ठीक है, अब ये मत पूछ लेना कि क्यों नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं होती है तो इसके लिए आप पॉलिटी स्पेशल 6 के लिए वेट कीजिए, बिकॉज ए पॉलिटी स्पेशल 6 इज ए लार्जेस्ट बैच ऑफ द सक्सेस पॉइंट, एंड देन this is a consider of civil service examination 2020 and 2021, then PCS examination 2020 and 2021 is the largest best of success point, and then fees of 5999, और इस बैच की जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 6 मंथ, जो कि आपको पूरा एक्सपर्ट बना देगा। तो वहां पे आप पॉलिटी के टीचर भी बन सकते हैं और साथ ही एग्जामिनेशन भी क्रैक कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को उत्सुकता है पॉलिटी में काफ़ी सारी चीज़ें जानने की, तो वो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये बैच जो है वो पीसीएस के प्री एसएससी कांस्टेबल, एसआई, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके वनडे एग्ज़ाम, उन सभी के लिए बनाया गया है। और उन सभी में इतनी बातें आपसे कभी नहीं पूछने वाला। चूँकि मैं खुद भी इसका हाई लेवल लेकर के चल रहा हूँ, फिर भी आप जितना मैं आपको बातें समझा रहा हूँ उतनी ही बात आप समझिएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों के अननेसेसरी क्वेश्चन आते हैं जिनको मैं इग्नोर करता हूं। तो प्लीज आप भी थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आप 800 रुपए की फीस में पीसीएस के प्री के लिए पॉलिटी तैयार कर रहे हैं तो ये एक नॉमिनल फीस होती है। अगर आप मुखर्जी नगर में जाएंगे और मुखर्जी नगर में अगर आप पॉलिटी की फीस सुन लोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा फीस होती है। पीसीएस का अगर प्री निकालना है और पॉलिटी स्पेशल पढ़ना है तो लगभग आपकी 8 से 10 हज़ार रुपये फीस होती है पॉलिटी स्पेशल की, जिसमें कि आपको केवल और केवल 1.5 घंटे की क्लास के अलावा और कुछ भी नहीं मिलने वाला। और उसके बाद आपके पॉलिटी कितनी क्लियर होती है कितनी क्लियर नहीं होती है तो वो डिज़र्व करता है केवल और केवल आपके ऊपर, वो टीचर के ऊपर डिज़र्व नहीं करेगा। बिकॉज टीचर का काम है केवल आपको समझाना, और आप कितने मेहनत के साथ समझ पाते हैं वो आपका काम है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, अपना केवल और केवल फोकस कीजिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और एक बात और, जो आपका घटना चक्र है, घटना चक्र 2020 का एमसीक्यू फॉर आईएएस एंड पीसीएस, इसको ले लीजिएगा। प्लस जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो ल्यूसेंट एमसीक्यू ले लीजिएगा 2020 की। ठीक है, इन सभी को आप एमसीक्यू के तौर पे करें। एक चीज़ और, अगर कोई बच्चे का बजट नहीं है तो वो टारगेट भी ले सकता है, जिसका कॉस्ट प्राइस है 20 रुपीज़। ठीक है, तो टारगेट भी ले सकता है। चूंकि टारगेट में मैंने सारे क्वेश्चन देखे, मुझे कुछ क्वेश्चन दमदार लगे, कुछ खास नहीं लगा मुझे टारगेट। तो मेरी सलाह तो ये होगी कि अगर आपको पॉलिटी का बेस्ट कंटेंट पढ़ना है एमसीक्यू में तो घटना चक्र पढ़िए, और नॉर्मल पढ़ना है तो लूसेंट पढ़िए और टारगेट पढ़िए। ठीक है, और वो इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो फिर हमारे एक पॉलिटी का एक प्रैक्टिस बैच भी आ रहा है, प्रैक्टिस बैच जिसमें आपको पॉलिटी पढ़ाई नहीं जाएगी, उसमें पॉलिटी केवल आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप वहाँ पे 1 घंटे की क्लास में आपसे केवल और केवल एमसीक्यूज ही आपसे पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज ही पर चलेंगे, उसमें किसी भी तरीके से कोई भी पढ़ाई नहीं होगी। हम आपसे केवल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एमसीक्यू, और उन्हें एमसीक्यू का सलूशन भी देंगे, उनका एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस सत्र में अटेंड करने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, और कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 10 में, चूँकि आज क्लास नंबर 9 थी। और एक विशेष सूचना कि अभी चूँकि मेरे पास काफ़ी सारा प्रेशर आ रहा था कि बच्चों के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो मैंने इसमें लगभग कुछ सीटें रिज़र्व रखवाई हैं जो कल से शुरू हो जाएंगी। तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना है पॉलिटी स्पेशल 5 में, उनके लिए मंडे है, देखना कब से हो रही है सीट,
मंडे, थर्सडे, अच्छा वेडनेसडे। तो वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि 2 दिन के लिए सीट ओपन है, जिसमें आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्लस मूल विधि का, जिसमें पुलिस रेगुलेशन, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और काफ़ी सारी चीज़ों को हम मेंटेन करेंगे। आईपीसी, सीआरपीसी चलेगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय, लव यू टू ऑल। हटा दे।